नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु होगी इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान जो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विश्व इतिहास की पुस्तक के तहत अगर बात की जाए तो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया है, नेपोलियन के बारे में हमने पढ़ लिया है, जिस तरीके से बात की जाए फ्रांस की क्रांति वगैरह पढ़ी है। अब उसी कड़ी में जो आगे हम चलेंगे तो जिसके तहत हम पढ़ेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण को। तो आज मूलतः हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इटली का एकीकरण। इस इटली के एकीकरण में हम देखेंगे किस तरीके से जो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जो इटली राष्ट्र राज्य की स्थापना होती है और इससे पहले कौन कौन सी परिस्थितियाँ वो जिम्मेदार होती है। इससे पूर्व अगर इटली के एकीकरण से पूर्व इटली की क्या स्थिति रहती है और इटली में जो राष्ट्रीयता की भावना है उसकी राष्ट्रीयता की भावना कैसे जागृत होती है, ये चेतना कैसे जागृत होती है, इसके पीछे कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं। और यहाँ पे बात की जाए तो इटली के जो देशभक्तों के द्वारा किस तरीके से जो प्रयास किया जाता है और किस तरीके से जो इटली राज्य का एकीकरण उनके द्वारा किया जाता है। एकीकरण से पूर्व की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जानेंगे। यूरोपीय संघ है जिसकी बात की जाए, यूरोपीय व्यवस्था, उसका रोल इसमें क्या रहता है, इसके पड़ोसी देशों का जो रोल, ऑस्ट्रिया का रोल इसमें क्या रहता है, यूरोप की इटली के एकीकरण में मुख्य बाधाएं कौन कौन सी होती है और वहाँ के कौन कौन से देशभक्त होते हैं जिनके द्वारा जो प्रयास किया जाता है और अंततः इटली का एकीकरण होता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आधुनिक यूरोप के इतिहास को अगर देखा जाए, आधुनिक यूरोप का क्या इतिहास है जो मुख्यतः राज्यों और राष्ट्रों के निर्माण का इतिहास है। इसके तहत वहाँ की जनता में जो राष्ट्रीयता की चेतना जागृत होती है आधुनिक अगर यूरोपीय इतिहास को पढ़ा जाए तो जिसके तहत कई राज्यों का क्या होता है निर्माण होता है, कई राष्ट्रों का निर्माण होता है, जिसी के तहत हम जो पढ़ रहे हैं इटली के एकीकरण को पढ़ रहे हैं। अब इटली के एकीकरण की परिस्थितियों के बारे में हम जाने तो तुम्हें याद होगा जैसे हमने वियना सम्मेलन पढ़ा था। वियना सम्मेलन में क्या होता है, यूरोप में जो 4 राष्ट्रों के द्वारा जो चतुर्राष्ट्र मैत्री संघ होता है, जिसकी अगर बात की जाए तो जिसके तहत तुम देखोगे इंग्लैंड इसमें है, इंग्लैंड इसमें है, रूस इसमें, ऑस्ट्रिया इसमें और प्रशा इसमें। इनके द्वारा क्या होता है जब नेपोलियन का पतन कर दिया जाता है, नेपोलियन का पतन करने के पश्चात दोबारा से जो यूरोप में महाद्वीप में क्या किया जाए निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था कर दी जाती है और जिन शासकों से जिनका राज्य नेपोलियन के द्वारा छीन लिया गया था उन शासकों को पुनर्जो सिंहासन पर बैठा दिया जाता है और उनके राज्यों को सौंप दिया जाता है। अब ये जो जनता के द्वारा इनके प्रति क्यों विद्रोह करते, जनता के द्वारा जो निरंकुश जो अत्याचारी जो राजतंत्र है उसके खिलाफ जो विद्रोह शुरू कर दिए जाते हैं और उनके शोषण का विरोध किया जाता है। बात की जाए तो अब जनता के अंदर जो बात की जाए राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की जो भावना, उदारता की भावना कैसे जागृत होती है, इसके पीछे कारण क्या होता है। जैसा कि हम देखेंगे जैसे नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमने देखा कि इटली का अभियान नेपोलियन के द्वारा किया जाता है। उस इटली के अभियान के तहत तुम देखोगे सिसिली पाइन कई गणराज्यों की उसके द्वारा क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है और उनको कुछ स्वायत्ता दे दी जाती है और छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जो एक संघ का निर्माण कर दिया जाता है। वही चीज़ें उनके लिए जो चेतना का मुख्य कारण होती है और इसी से क्या होता है वहाँ के लोगों में जो राष्ट्रीयता की भावना है, चेतना है, वो जागृत होती है और वह एक राज्य के निर्माण की सोच रखने लगते हैं, यानी कि एक देश के निर्माण की उनका मानना होता है छोटे छोटे राज्यों का जो समूह है, संघ है, उसको मिलाकर एक बड़ा राज्य बना दिया जाए। अब इटली का एकीकरण किन परिस्थितियों में होता है अगर बात की जाए तो वियना सम्मेलन के पश्चात जो देखोगे तुम वियना सम्मेलन पे तो लोकतंत्र की बजाय जो क्या किया जाता है निरंकुश राजतंत्र की जो स्थापना की जाती है और लोकतंत्र की और राष्ट्रीयता की भावना का क्या कर दिया जाता है दमन। मेटरनिक का तुम देखोगे, मेटरनिक क्या होता है घोर प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी कौन होता है, जो लोकतंत्र का विरोधी हो, क्रांति का विरोधी हो, राष्ट्रीयता की भावना का दमन उसके द्वारा कर दिया जाता है। तो अब 1815 ईस्वी में जो इटली की स्थिति के बारे में हम जानते हैं, जब वियना सम्मेलन होता है तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति क्या रहती है, वहाँ की जो
राजनीतिक स्थिति क्या रहती है, उसके अलावा जो सांस्कृतिक स्थिति कैसी रहती है और कौन कौन सी बाधाएं जो बात की जाए इटली के एकीकरण में होती है, उनका हम आज जिक्र करेंगे। तो 1815 ईस्वी में बात की जाए जब नेपोलियन का पतन होता है और वियना सम्मेलन जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा बुलाया जाता है, जिसे चतुर्राष्ट्र भी कहते हैं, चतुर्राष्ट्रों के द्वारा जो ये सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसके तहत संपूर्ण यूरोप में जो उनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है और जिन जिन क्षेत्रों पर, जैसा कि एक तरीके से यूरोप के भौगोलिक क्षेत्र का विभाजन उनके द्वारा किया जाता है और हर राज्य की सीमाएं उनके द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। इसी तरीके से उनके द्वारा जो क्या किया जाता है, इटली में अगर बात की जाए, छोटे छोटे राज्यों का निर्माण कर दिया जाता है और वहाँ पे राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। अब ये राजतंत्र जो किसकी अधीनता में शासन कर रहे हैं, तो ये राजतंत्र जो इटली के राजतंत्र, पहले से हमने पढ़ा था, इटली के राज्यों पे अधिकार किसका था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था और उसी की अधीनता में इन राजतंत्रों के द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। 1815 ईस्वी की अगर बात की जाए तो इनमें जो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया इन्होंने, वियना सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो छोटे छोटे राज्यों में इटली टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करके वहाँ जो राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है और वो राजतंत्र ऑस्ट्रिया की अधीनता में क्या करते हैं, शासन करते हैं। इटली के अगर आकार की अगर बात करें हम वर्तमान समय भौगोलिक जो क्षेत्र है उसकी जो राष्ट्र का, तो ये एक घोड़े की नाल की तरह से हमें दिखाई देता है अगर बात की जाए इटली का क्षेत्र होता है तो एक जो समझने के लिए हम देखेंगे कि इटली के पहले उस समय अगर बात की जाए, जिस समय 1815 ईस्वी में इटली की भौगोलिक स्थिति कैसे रहती है, छोटे छोटे 8 राज्यों में कहा जाता है ये विभाजित रहता है। इसके ये देखोगे उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये कौन सी दक्षिण दिशा है और ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। अब ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसके 2 राज्य थे, एक तो सार्डिनिया जिसे कहते हैं और एक पिडमांट कहते हैं। ये 2 राज्य थे जो कौन सी दिशा में थे, पश्चिम उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित थे और यहाँ पे किस वंश का, सेवाई वंश का शासन था। उसके अलावा बात की जाए जो पूर्वोत्तर दिशा की बात की जाए, यानी कि ये पूर्व और उत्तर के मध्य दिशा कौन सी हो गई, पूर्वोत्तर दिशा होगी। पूर्वोत्तर दिशा में अगर बात की जाए तो यहाँ पे लोम्बार्डी और वेनेशिया राज्य थे, यहाँ पे भी लोकतंत्र की स्थापना की हुई थी और ये राज्य जो यहाँ पे, इन राज्यों पे आधिपत्य किसका था, ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया कौन सा है, मित्र राष्ट्र है, तुम्हें पता होगा नेपोलियन के पतन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री कौन होता है, यही तो होता है चांसलर मेटरनिख। कौन होता है, मेटरनिख होता है। और मेटरनिख तो तुम्हें पता ही है कैसा घोर प्रतिक्रियावादी होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया। और इसके जो इटली में कई स्वतंत्र राज्य भी हमें देखने को मिलते हैं, हालांकि ये नाम मात्र के स्वतंत्र राज्य, लेकिन आधिपत्य इन पे भी किसका रहता है, ऑस्ट्रिया का ही रहता है और ऑस्ट्रिया की अधीनता में इनके द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें परमा है, मोडेन है और टस्कनी है। ये राज्य जो स्वतंत्र राज्य के रूप में इनका अस्तित्व रहता है, लेकिन हालांकि स्वतंत्र राज्य नाम मात्र के स्वतंत्र राज्य रहते हैं, अधीनता इनके द्वारा बात की जाए ऑस्ट्रिया की अधीनता में ही शासन किया जाता है। और इटली के मध्य में स्थित होता है कौन सा, पोप का राज्य। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा जो धर्म गुरु होता है उसे क्या कहते हैं, पोप कहते हैं, और जिसका संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की जनता क्या करती थी, सम्मान करती है। ये कैथोलिक धर्म का जो प्रमुख मुखिया होता है और इसके प्रति जो आदर और सम्मान जो ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा रहता है। तो ये पोप में जो छोटा सा राज्य था, जो बात की जाए इटली के मध्य में, यह सबसे बड़ी बाधा रहेगा अगर हम बात करेंगे इटली के एकीकरण में। तो ये यहाँ पे बीच में तो पोप का राज्य था और यहाँ पे इस पोप के राज्य को सभी यूरोपीय देशों के द्वारा मान्यता दी गई थी। अब इटली के एकीकरण में अगर इसका जो बात की जाए, इटली में मिलाया जाए इसे, तो इससे तो बहुत बड़ी जो समस्या पैदा हो सकती थी। अन्य यूरोपीय देशों के द्वारा भी इसका विरोध किया जाए, साथ में जो यूरोप की कैथोलिक जनता के द्वारा भी इसका विरोध किया जा सकता। बीच में पोप का राज्य, उसके पश्चात जो दक्षिण दिशा में 2 राज्य और होते, नेपिल्स और सिसिली राज्य। और नेपिल्स और सिसिली पे जो फर्डिनेंड प्रथम नाम का शासक होता है, और ये शासक किस वंश का होता है, बुर्बो वंश का शासक। तुम देखोगे यहाँ पे जो बात की जाए फ्रांस की क्रांति हमने पढ़ी, तो फ्रांस में भी जो शासक होता है लुई 14, वो कौन से वंश का होता है, बुर्बो वंश का होता है। और उसी वंश के शासकों के द्वारा जो दक्षिण इटली में जो बात की जाए नेपिल्स और सिसिली राज्य पे क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। मूलतः अगर बात की जाए तो ये तो रहती है इटली की भौगोलिक स्थिति 1815 ईस्वी में। अब इनको
ये जो हम आगे भी जिक्र करेंगे, इनके बीच में जो क्या समस्या रहती है इनके एकीकरण में, ये भौगोलिक स्थिति रहती है जिसके तहत सार्डिनिया, पिडमांट, लोम्बार्डी, वेनेशिया ये राज्य अस्तित्व में रहते हैं। परमा, मोडेन, टस्कनी, पोप का राज्य, नेपल्स और सिसिली ये राज्य मूल रूप से अस्तित्व में रहते हैं। अब उन परिस्थितियों के बारे में जो तत्कालीन जो बात की जाए, तत्कालीन देशभक्तों के द्वारा चाहे कह दो तुम, या तत्कालीन जो राजनीतिज्ञों के द्वारा जो उल्लेख किया जाता है, उसके आधार पे हम 1815 ईस्वी की जो परिस्थितियों को समझ सकते हैं और उन्हें समझने में हमारे क्या होगी, आसानी होगी। जैसे मेजिनी ये जो इटली का देशभक्त था, इसके द्वारा ही तो यंग इटली की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? यंग इटली संस्था की स्थापना की जाती है। अब इसके द्वारा कहा गया कि हमारा न तो कोई झंडा है, इटली के बारे में परिस्थिति बताते हुए इसने कहा कि न तो कोई हमारा झंडा है, न कोई हमारा राजनीतिक नाम देखने को मिलता है, न कोई यूरोपीय राष्ट्रों में हमारा कोई स्थान नहीं। ये अपनी व्यथा बताता है इसके माध्यम से, ये अपने वक्तव्य के माध्यम से, और कहता है कि हम जो छोटे छोटे 8 राज्यों में विभाजित है, ये मेजिनी के द्वारा कहा जाता है इटली की स्थिति के बारे में। हम छोटे छोटे 8 राज्यों में विभाजित है और उन्हीं 8 राज्यों की अगर बात की जाए, वह 8 राज्य भी एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र व्यवहार उनके द्वारा किया जाता है, कहीं भी यूनिटी और एकता हमें देखने को नहीं मिलती। और उन 8 राज्यों की अलग अलग भिन्न मुद्राएं हैं, मुद्राएं भी अलग अलग है जो हमें अजनबी और अनजान बना देती है। तो छोटे छोटे राज्यों में बात की जाए, छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग वहाँ की जो शासन व्यवस्था है और वहाँ की जो कानून प्रणाली, इससे इटली के लोग क्या होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। तो ये मेजिनी के द्वारा कहा गया है कि न तो कोई हमारा झंडा है, न कोई हमारा राजनीतिक महत्व है, और अगर बात की जाए न ही कोई यूरोपीय राष्ट्रों में हमारा स्थान है, और हम छोटे छोटे 8 राज्यों में विभाजित है, और वो 8 राज्य भी एक दूसरे से स्वतंत्र है अगर बात की जाए। और 8 राज्यों की अलग अलग मुद्राएं होती है जो वहाँ रहने वाले लोगों को क्या कर देती, अजनबी बना देती। ये बात कही गई है मेजिनी के द्वारा। और इसी बात का जो उल्लेख उस समय की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए मेटरनिक कहता है कि इटली की स्थिति के बारे में मेटरनिक के द्वारा बताया कि इटली में, इसके द्वारा कहा जाए, इटली में एक प्रांत दूसरे प्रांत का क्या है, दुश्मन है। एक प्रांत दूसरे प्रांत का, यानी एक राज्य दूसरे राज्य का क्या होता है, दुश्मन होता है। एक वंश दूसरे वंश का दुश्मन होता है। अलग अलग वंशों के द्वारा शासन किया जाता है राज्यों पे अगर बात की जाए तो एक वंश दूसरे वंश का जो दुश्मन है, विरोधी है अगर बात की जाए तो। और अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या होता है, विरोधी होता है। ये बात भी इसके द्वारा कही गई, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का विरोधी है, एक नगर दूसरे नगर का विरोधी है। यानी कि तत्कालीन परिस्थितियां मेटरनिक के द्वारा बताई गई। इटली में इतनी जो द्वेष की भावना हमें देखने को मिलती है कि एक नगर दूसरे नगर का विरोध करता है, एक राज्य दूसरे राज्य का विरोध करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का विरोध करता है, और एक वंश दूसरे वंश का विरोधी होता है। ये स्थिति किसके द्वारा बताई गई है, नेपोलियन के द्वारा, मेटरनिक के द्वारा। और ये मेटरनिक कौन है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री। ये जो 1815 ईस्वी के दौरान जो इसके द्वारा जो तत्कालीन परिस्थितियां कहाँ की बताई गई है, इटली की बताई गई है। हालांकि बात की जाए तो इटली में नेपोलियन के समय राष्ट्रीयता की जो एकता की भावना जागृत हो गई थी। वहाँ के लोगों ने जो निरंकुश, स्वेच्छाचारी, अत्याचारपूर्ण शासन है, प्रतिक्रियावादी शासन है, उसका विरोध शुरू कर दिया था। और वही विरोध आगे जाकर जो बड़ा रूप धारण करता है, और इसी विरोध स्वरूप क्या होता है, इटली का एकीकरण होता है। क्योंकि नेपोलियन के द्वारा जो युद्ध किए गए थे और इटली के राज्यों को एक किया गया था, वहीं से जो राष्ट्रीयता की भावना और चेतना का क्या होती है, जागृत हो जाती है इटली के देशभक्तों में। और इटली के देशभक्तों ने अपने देश को स्वतंत्र और संगठित करने का क्या कर दिया, प्रयास शुरू कर दिया। अब इटली के अंदर अगर बात की जाए, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में लेखकों और साहित्यकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। और इनके माध्यम से, इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जनता में क्या, जो राष्ट्रीयता की चेतना को जागृत किया, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। जिसमें अगर प्रमुख कवियों की बात की जाए तो एक तो विलोरियो एल्फेरी है, और उसके अलावा यूगो फोस्कोलो है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अगर बात की जाए तो इटली के देशभक्तों को, इटली की जनता को खूब जो जागृत किया, और उनमें राष्ट्रीयता की भावना को जागृत इनके द्वारा किया जाता है। और एक विचारक बात की जाए तो मादाम द स्टेल नामक जो विचारक हैं, जो दार्शनिक है, उनके विचारों ने भी इटली के देशभक्तों, इटली के लोगों को काफी प्रभावित किया।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैंने अगर बात की जाए तो इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ा। इटली के एकीकरण से पूर्व की पृष्ठभूमि को हम पहले पढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए तो इटली में एकीकरण से पूर्व 1815 ईस्वी में वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या रहती है, जिसके तहत हमने देखा कि कौन कौन से राज्य वहाँ अस्तित्व में रहते हैं और किस तरीके उनमें जो आपस में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। जिसके तहत हमने बात की थी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सॉर्डिनिया, पिडमांट रहते हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोम्बार्डी, वेनेशिया राज्य रहते। यहाँ पे बात की जाए, ये जो शासन करते हैं यहाँ के शासक, वो ऑस्ट्रिया के आधिपत्य में, अधीनता में ही उनके द्वारा शासन किया जाता है। बीच में मध्य में क्या होता है, पोप का राज्य होता है। परमा, मोडेन, टस्कनी ये स्वतंत्र राज्य होते हैं अगर बात की जाए तो। और नेपिल्स व सिसिली का अस्तित्व भी हमें देखने को मिलता है जो दक्षिण इटली में होता है। इन राज्यों को हम देखेंगे किस तरीके से इन राज्यों को एक करने के पश्चात जो इटली का एकीकरण होगा। मूल रूप से ये पृष्ठभूमि है और लोगों में देखेंगे इटली के राज्यों में किस तरीके से जो प्रतिद्वंदता और द्वेष की स्थिति रहती है और किस तरीके से वहाँ के देशभक्तों के द्वारा और इटली की जनता के द्वारा जो पुनः इटली का एकीकरण किया जाता है। तो ये पृष्ठभूमि के बारे में आज हमने आज की क्लास में जाना। अब अगली क्लास की अगर बात की जाए तो अगली क्लास में हम जो इटली के एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में जानेंगे और एकीकरण के प्रयासों के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह की समस्या और शंका हो तो आप निसंकोच अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।